हाँ जी बच्चों। हाँ जी बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे आइए और मेरे साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो बेटे मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। इलस्ट्रेशन नंबर 9 टू इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 5.12 टू 5.13। चलिए आइए और मेरे साथ साथ हम लोग नोट करना शुरू करेंगे। चलिए आइए और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। और हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 तो बड़ा ही सिंपल है बेटे कि अगर आपको इन तीन में से कोई दो वेरिएबल दिए हुए हों तो क्या आप तीसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत ही इजी काम हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कैपिटल को हम दो तीन नाम से बुलाया करते थे। इसे हम इक्विटी भी बुलाते हैं और इसे ही हम नेट वर्थ भी बुलाते हैं। नाम याद रखना, वो हो सकता है कि नाम की वजह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। यानी कैपिटल के और दो नाम भी हैं, इक्विटी और नेटवर्थ। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम आउटसाइड लाइबिलिटीज बोलते हैं और इसे हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर एसेट्स के कोई और नाम होते हैं। मैंने कहा नहीं, एसेट्स के और कोई नाम नहीं होते। एसेट्स को हम एसेट्स के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है, इसके और कोई नाम नहीं है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर दो वेरिएबल दिए हों तो तीसरे वेरिएबल को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर कंसेप्ट नंबर 1 और मेरे सामने इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहती है मुझे 2 मिनट फोकस करने देंगे, बस इतना ही फोकस हो पाएगा। इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 70,000, लाइबिलिटीज आर 40,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 5.12 और बुक है हमारे पास टी.एस. ग्रेवाल। तो हम कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और कैपिटल हमें गिवन थी 70,000 और लाइबिलिटीज हमें गिवन थी 40,000। तो कैलकुलेट टोटल एसेट्स, तो ये टोटल एसेट्स हो गए 1,10,000। तो बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया।
अब आइए बेटे, आप याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स के अंदर बहुत सारी आइटम्स आती हैं। जरा मुझे याद करके बताइए कि एसेट्स के अंदर कौन कौन सी आइटम आती हैं। तो आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जो भी बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज हैं जिनसे बिजनेस मनी कलेक्ट कर सकता है, उसी को हम एसेट्स बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कौन कौन से एसेट्स होते हैं, याद करके बताएं। आपको याद है कैश, बैंक। बैंक में आपके पैसे रखे हैं, जब मर्जी चाहे तो आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्नीचर, जो घर में आपका सोफा होता है, टेबल होती है, उसे हम बोलते हैं फर्नीचर। कभी कभी आप क्या करते हैं, फर्नीचर को वॉल में फिक्स कर देते हैं, जैसे कि अलमीरा। आपके घर में कोई वुडन अलमीरा है, आपने उसको दीवार पे जाके फिक्स करवा दिया। आपने अपने घर में वुडन पार्टीशन डलवा दिया लकड़ी का, तो जो फिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं फिक्सचर्स। यानी ये भी फर्नीचर है लेकिन ये फिक्स हो गया है, और ये भी फर्नीचर है, ये मूव हो सकता है। और कई बार हम इन दोनों को एक कंबाइंड नाम से बुलाते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इसी तरह से एक होता है प्लांट। प्लांट का मतलब होता है बिग मशीन को हम प्लांट बोलते हैं, और स्मॉल मशीन को हम मशीन बुलाते हैं। कई बार हम इसे प्लांट एंड मशीनरी भी बुलाते हैं। यहां तक तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक टर्म बताई थी, डेटर्स। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जिस व्यक्ति को क्रेडिट सेल करते हैं उसे हम बोलते हैं डेटर। तो डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। अगर मैं आपसे कहूं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रमेश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रमेश, इसका मतलब मैंने मिस्टर रमेश को उधार माल बेचा। तो मिस्टर रमेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटर। जिनसे हमें पैसा लेना होता है उन्हें हम बोलते हैं डेटर्स। कई बार हम अपने डेटर्स को बोल देते हैं कि आप एक पेपर पे लिख के दीजिए। अगर वर्बली हमने किसी को सामान बेचा है तो डेटर। अगर हमने उनसे कहा कि पेपर पे लिख करके दे दीजिए कि आपने हमें पैसे देने हैं, तो फिर उसका नाम हो जाता है बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों मैंने रेड पेन से इसलिए लिखे हैं क्योंकि बेटे बिल्स रिसीवेबल पर अभी आप थोड़ी देर के लिए घबराओगे, और मैं ज्यादा डिटेल में इसे इसलिए अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने फ्यूचर में इस पे एक चैप्टर पढ़ाना है जिसका नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शायद चैप्टर नंबर 15 था। याद आ रहा है? हाँ, तो मैं तो आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि अगर मैंने किसी को क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट मतलब उधार पर, और वो मुझे इस पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दे, ये देख रहे हो पीस ऑफ पेपर पे, मैंने कहा मुझे लिख के दे दो कि आप मुझे पे करोगे, ठीक है ना। जैसे कि मिस्टर रमेश ने कहा कि मैं आपको लिख देता हूं, आई विल पे डैश 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 ऑफ रुपीज टू मिस्टर गगन ऑन डैश 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 डेट, और नीचे साइन कर दिया। अगर ये लिख के ना दिया हो तो हम बुलाते हैं डेटर्स, और अगर ये पेपर पे लिख के दे दिया जाए तो इस पेपर को हम बुलाते हैं बिल्स रिसीवेबल। मुझे इसके पैसे मिलने हैं, मेरे लिए ये बन जाता है बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर रमेश जिसे ये पैसे देने हैं उसके लिए ये बन जाएगा बिल्स पेबल। यानी ये जो कागज का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, और जिस पर इसने लिखा है, मिस्टर रमेश जिसने लिखा है, उसके लिए ये कहलाता है बिल्स पेबल। तो उसके लिए लायबिलिटी होती है और मेरे लिए एसेट होता है। इसके साथ साथ एक आइटम आती है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी सर, लायबिलिटीज के भी उदाहरण लिखवा दो।
एक इसमें मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिखवा रखे हैं। खर्चे अगर पहले से दे दोगे ना तो वो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाते हैं। एक इसमें इनकम्स आउटस्टैंडिंग भी आती हैं, और मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, इन सब के बारे में बात मैं हर चैप्टर में करता रहूंगा। और मैंने ये भी बताया था कि टीचर को जब भी स्टूडेंट का टेस्ट लेना होता है, पेरेंट्स के सामने बताना होता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो वो इन्हीं आइटम्स के ऊपर हाथ रखती हैं। तो मैं बार बार बताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा। लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल होते हैं, यदि आपने बैंक से लोन लिया हो तो वो एक लाइबिलिटी है। जैसे मैं उधार सामान बेचता हूं तो मैं उधार सामान खरीदता भी हूं। अगर मैंने किसी से उधार सामान परचेज कर लिया तो वो मेरा बन जाता है क्रेडिटर, यानी हमने जिसे पैसा देना होता है वो होता है क्रेडिटर। अगर मैं कहूं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम, तो इसका मतलब है कि मैंने राम से उधार सामान खरीदा है, तो मुझे राम को पैसे देने होंगे, तो मैं राम का कहलाऊंगा क्रेडिटर। सॉरी, हाँ, राम मेरा बन जाएगा क्रेडिटर। समझ में? मेरे लिए राम क्या बनेगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमने पैसा देना है, तो मैंने राम को देना है तो राम बन कहलाएगा क्रेडिटर। रमेश से लेना था तो वो बन गया था डेटर। इसी क्रेडिटर को अगर मैं पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दूंगा तो ये बन जाएगा बिल्स पेबल। अगर मैंने कोई खर्चे अभी पे करने हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। और अगर हमने कुछ इनकम का पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया तो वो भी मेरी बन जाती है लाइबिलिटीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इस लिस्ट को आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो फिर आपको ये लिस्ट याद हो जाएगी। अब क्या है ना, हर क्वेश्चन तो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9 के जैसे बिल्कुल सीधा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन तो एकदम सीधा होगा नहीं। तो बेटे कभी कभी क्वेश्चन में आपको एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू पता लगानी पड़ सकती है। वो आपको डिटेल आइटम दे देगा और कहेगा कि पता लगा दो। तो सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें वो हमें ये कहने वाला है? आइए बेटे और मेरे साथ साथ चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 5.13, सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 कह रही है कि X हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31st of March 2013। वो कह रहे हैं हम आपको एसेट्स बता रहे हैं और लाइबिलिटीज बता रहे हैं, और आपको बतानी है कैपिटल। अब बच्चे खुश हो गए, बच्चे कह रहे लो कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन अब अगर हम देखें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की उसने वैल्यू नहीं बताई। वो आइटम्स बता रहे हैं एसेट्स के कौन से हैं, लाइबिलिटीज के कौन से, और आपसे कह रहे हैं कि आप उसकी वैल्यू बताइए। तो पहले मैं एसेट्स फाइंड करूंगा, फिर मैं लाइबिलिटीज फाइंड करूंगा, और फिर मैं कैपिटल फाइंड करूंगा। तो आइए जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ चेक करना शुरू करेंगे। एक तो लिखेंगे एसेट्स और 3-4 लाइन के नीचे लिखेंगे लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब फटाफट सभी बच्चे इसमें से देखना शुरू करेंगे कि सबसे पहली आइटम है कैश, एसेट्स, बैंक एसेट, डेटर्स ये भी एसेट्स, क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी, फिर प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज। तो 2 लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बच्चे कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे देते, मैंने कहा आने दो, क्या दिक्कत है। तो और भी आइटम आ सकती थी, लेकिन आपको मैंने लिस्ट बता दी है। तो पहले एसेट्स टोटल कर लेते हैं, फिर लाइबिलिटीज टोटल करते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे बनाना शुरू करेंगे। एक तो बताएंगे जी कैश है 25,000 प्लस बैंक बैलेंस है 47,500 प्लस डेटर्स का बैलेंस है
18,000 प्लस यहां लिख दीजिए नीचे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 22,000 के, प्लस प्लांट एंड मशीनरी होता है एसेट, तो प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 प्लस बिल्डिंग, बिल्डिंग है मेरे पास 2 लाख प्लस फर्नीचर, फर्नीचर है 24,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल ये है 56,500 और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 23,500। अब इसका टोटल कर लेते हैं कि मेरे पास एसेट्स कितने के आ गए। सभी बच्चे टोटल लगाएंगे। 25,000 कैश, 47,500 बैंक, 18,000 डेटर्स, 80,000 प्लांट एंड मशीनरी, 2 लाख बिल्डिंग, फर्नीचर 24,000 और बिल्स रिसीवेबल 56,500। सभी बच्चे चेक करेंगे। मेरे पास एसेट्स का टोटल आया 4,51,000 और लाइबिलिटीज मेरे पास आ गई 2 and 2 4, 3 and 2 5, 45,500। ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कैपिटल, तो मैं कहूंगा कि भाई कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। हाँ जी, इसी इक्वेशन को यूज करूंगा। कैपिटल को यहीं रहने दूंगा और लाइबिलिटीज को यहां ले जाऊंगा, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। इसी इक्वेशन को हमने यूज किया है और एसेट्स की वैल्यू हमें पता है 4,51,000 माइनस 45,500, तो कैपिटल कितनी आ गई? 4,05,500। 4,05,500। 4,05,500। ठीक है, नोट कर लिया? हाँ जी सर, नोट कर लिया। अब आइए जी थर्ड कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये तो हमारा सेकंड कंसेप्ट था, ये फर्स्ट कंसेप्ट था। अब थर्ड कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। बेटे ये है पीरियड। पीरियड का मतलब होता है समय। हमारी अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग का एक पीरियड फिक्स किया गया है जिसे हम जनरली बोलते हैं 1 ईयर। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैलीड रहती है, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये तब भी था जब ईयर स्टार्ट हुआ था। बिगिनिंग कहिए या फिर ओपनिंग कहिए, जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो भी हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन थी, और जब मेरा ईयर एंड हो गया तो भी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली रही होगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये लीजिए, और पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैंने की होंगी उन सब ने मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट किया होगा। बोलिए,
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने एसेट्स बिगिनिंग में थे उतने ही एसेट एंड में भी रहे होंगे बिजनेस के? आंसर इज नो। इक्वेशन भले हर समय सेम रहती है, लेकिन उसकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहती। बात समझ आई? हमारी हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन उसकी वैल्यूज बदल जाती हैं। तो यानी कि एक साल पहले भी अकाउंटिंग इक्वेशन थी, एक साल बाद भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, दोनों की दोनों अलग अलग इक्वेशन है, इसलिए दोनों में एसेट्स की वैल्यू अलग होगी, कैपिटल की वैल्यूज अलग होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू अलग होगी। हमारी अकाउंटिंग कहती है पीरियड के बिगिनिंग में ये इक्वेशन थी, इसका नाम रख दो ओपनिंग और इसका नाम रख दो क्लोजिंग। ठीक है? इसका मतलब ये कि जो ओपनिंग एसेट्स थे वो ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लाइबिलिटी के बराबर थे। इसी तरह से पीरियड खत्म हो जाने के बाद जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी वो कहलाएंगी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। ठीक है? ये भी नोट कर लेंगे। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये दो इक्वेशन में हमें कंफ्यूज क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा इसलिए कंफ्यूज करवा रहे हैं क्योंकि इन दोनों में एक रिलेशन है जो मैंने आपको समझाना है। ठीक है जी? अब लिखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है। अरे भाई ओपनिंग में कुछ प्लस और कुछ माइनस किया होगा तभी तो क्लोजिंग पर पहुंचे होंगे। तो इस रिलेशन को हम लिखने जा रहे हैं। लिखिए मेरे साथ, ओपनिंग कैपिटल अगर कभी एडिशनल कैपिटल आ जाए तो वो मेरी ओपनिंग कैपिटल के साथ जुड़ जाती है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, और इसी का उल्टा होता है ड्रॉइंग्स। आपको याद होगा अगर बिजनेसमैन पैसा डालता है तो हम उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, और अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो मेरी कैपिटल घट जाती है ड्रॉइंग्स की वजह से। प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इसका एक नाम और भी है प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखो या प्रॉफिट लिखो एक ही बात है। ठीक है? अब ये तीनों इक्वेशन मुझे साथ साथ इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। मतलब क्वेश्चन मुझे कहेगा फाइंड आउट प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है सपोज फाइंड आउट प्रॉफिट। तो बेटे प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है कि जी रेवेन्यू अगर आपको दिया हुआ है तो भाई रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट निकल आता है। और दूसरा सेकंड ऑल्टरनेटिव होता है कि अगर ये सब ना दिया हो तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड करोगे ओपनिंग कैपिटल क्या थी, फिर फाइंड करोगे क्लोजिंग कैपिटल क्या थी, ये बताओ, और तीसरा इक्वेशन लगाओ। कौन सी इक्वेशन लगाओ? इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन हो गई ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूंगा कि सिर्फ प्रॉफिट को तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दूंगा, इन सब को वहां ले जाऊंगा। तो बताओ कैसे लिखूं? क्लोजिंग कैपिटल थी राइट हैंड साइड पे, अब लेफ्ट हैंड साइड से कुछ राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले ये ड्राइंग मैंने वहां भेजी, तो ड्राइंग क्या थी? माइनस, तो ये जब वहां जाएगी तो ये बन जाएगी प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है। हाँ, या तो ये इक्वेशन यूज होती है, ये बहुत कम यूज होती है क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है ना। एग्जामिनर ज्यादातर इसी इक्वेशन से हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कहता है, और जब मैं इस तरीके से प्रॉफिट फाइंड करना चाहूंगा तो मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए और फिर मुझे इक्वेशन चाहिए। आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14, टी.एस. गरेवाल, पेज नंबर 5.13। अब ये लिखा हुआ है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2012 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो एक्स ने कैपिटल लगाई 50,000 एंड अ लोन ऑफ 25,000 बोरोड फ्रॉम वाई। तो 25,000 का उसने लोन लिया। तो मुझे पहली बात पता लग गई कि मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 50,000। ओपनिंग कैपिटल, डेट गिवन है 1/4/2012 और ये अमाउंट दिया हुआ है मुझे 50,000। तो अब मुझे चाहिए जी क्लोजिंग कैपिटल क्या थी। मैंने आपको बताया अकाउंटिंग में पीरियड लिया जाता है 1 ईयर, तो यानी ओपनिंग कैपिटल अगर 1/4 को है तो 1 साल खत्म होगा 31 मार्च 2013 को। अब क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग 2012-2013 he had introduced additional capital of 25,000 and had withdrawn 15,000 for personal use. On 31st March 2013, assets were 1,50,000. Find out his capital as on 31 March 2013 and profit or loss during the year 2012-2013. तो बेटे क्योंकि आपसे प्रॉफिट पूछा गया तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालूंगा? तो भाई मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन लगाओगे। इसका मतलब यह है कि एसेट्स 31 मार्च 13 को कैपिटल 31 मार्च 13 प्लस लाइबिलिटीज 31 मार्च 13 के बराबर थी। यानी इस दिन के एसेट्स इस दिन की कैपिटल और इस दिन लाइबिलिटीज के बराबर रहे होंगे। तो भाई आपको एसेट्स की वैल्यू दी हुई है ऑन 31 मार्च एसेट्स वर 1,50,000 और कैपिटल आपसे पूछी गई है और लाइबिलिटीज के बारे में सिर्फ दिया गया है कि बिगिनिंग में उसने एक लोन लिया था 25,000 का। अब लोन तो बेटे रोज रोज बदलते नहीं है। अगर आपने लोन लिया था तो बेटे लोन तो फिर अगर आपने पे नहीं किया है तो इसका मतलब लोन तो साल खत्म होने के बाद भी उतना ही रहा होगा। तो यानी कि इस केस में हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि मेरी लाइबिलिटीज एंड में कितनी थी?
25,000। और ये लाइबिलिटी मैंने कहां से ली? लोन से ली। अब बच्चे के दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि सर ये लोन तो 1 अप्रैल को था। तो बेटे आप खुद सोचिए कि जब तक आप लोन को रीपे नहीं करोगे, लोन तो उतना ही रहेगा। यानी लोन जब तक सवाल ना कहे चेंज नहीं कर सकते, वो चलता रहेगा। तो ये लोन 25,000 का था, तो इसका मतलब मैं ये कैपिटल निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब कैपिटल एज एट 31 मार्च 13 को कितनी हो गई? 1,50,000 माइनस 25,000। तो ये हो गई 1,25,000। लीजिए, अब मुझे ओपनिंग कैपिटल पता लग गई और मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई। ठीक है, अब मैं अपना स्टेप नंबर 3 लगाऊंगा। ये इक्वेशन आपको याद करनी है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल। इसके बारे में एक नोट लिख लेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट additional capital, always assume there is no additional capital. अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दी हो तो घबराना नहीं है, इसका मतलब है एडिशनल कैपिटल थी ही नहीं। समझ में आया? एडिशनल कैपिटल बहुत रेयरली क्वेश्चंस में हो सकती है। नई नई कैपिटल लाना रोज बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो हमेशा जीरो मान ली जाती है। अब मेरे पास सारी फिगर्स अवेलेबल हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 1,25,000 प्लस क्वेश्चन में गिवन था एडिशनल कैपिटल 25,000 और विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो प्लस 15,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 और इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दी हुई है 25,000। तो जहां दी होगी वहां पर वैल्यू ले लेंगे, जहां नहीं दी होगी वह इग्नोर कर देंगे। तो 125 प्लस 15 ये हो गया 1,40,000 और माइनस 75,000। तो 10 माइनस 5 5, 13 माइनस 7 6, 65,000। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। बनाते जाइए बेटे। अकाउंट्स की खासियत यही है कि बनाते रहेंगे तो बनेगा। शुरुआत में थोड़ा सा आपके माइंड में आएगा कि यार मैं ट्राई करूंगा तो मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ट्राई करते रहेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके माइंड में सेट होता जाएगा। घबराने की बात नहीं है। जब तक सेट नहीं होगा चिंता नहीं करेंगे, मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा नहीं। और घबराना आपने है नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या गिवन है देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कह रहा है ऑनर इक्विटी इन द बिगिनिंग इज 60,000। तो इक्विटी थी बिगिनिंग में 60,000। इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स एट द एंड इज 50,000 और क्रेडिटर्स भी एंड में 50,000 के थे। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर इज 70,000। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड आर 65,000। तो बेटे रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा।
ठीक है, आइए जी, सभी जानते हैं कि एक इक्वेशन है क्लोजिंग कैपिटल, और वो होती है इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट की इक्वेशन लिखी थी वो प्रॉफिट हम यहां ले गए थे और क्लोजिंग कैपिटल को हम वहां ले गए थे, या प्रॉफिट को यहां रहने दीजिए, इन आइटम को यहां ले आइए। तो ये एक ही इक्वेशन है, कभी मैं ऐसे लिख देता हूं और कभी मैं ऐसे लिख देता हूं। अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है, तो बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन थी 60,000। एडिशनल कैपिटल मैंने आपको नोट लिखवा रखा है कि क्वेश्चन साइलेंट हो तो 0। सर ड्राइंग्स का नोट नहीं लिखवाया, तो भाई अगर क्वेश्चन नहीं दे रहा तो ये भी 0। और प्रॉफिट मैंने आपको बताया है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया है 70,000, रेवेन्यू दिया है 70,000 और एक्सपेंसेस दिए हैं 65,000। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 5,000। तो बिजनेस शुरू किया था 60,000 की कैपिटल लगा के, और हमें बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ 5,000 का। तो यानी कि साल के एंड में हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 65,000। अच्छा जी, मैं आपको बेटे इस लिस्ट में वापिस आइए जरा, पहले इस लिस्ट में एक चीज और ऐड करवाना भूल गया। बच्चे कह रहे सर हम तो आपको बता रहे थे, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक गुड्स। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मैं भूल गया था। अब आइए बेटे, अब आपके पास जो बाकी इलस्ट्रेशंस बच जाएंगी वो सारी की सारी जाएंगी होमवर्क। यानी कि होमवर्क में आपके पास जाएंगी इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 15। इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 15। ये तो आपकी होमवर्क में जाएंगी, ये सारी सॉल्व्ड है। आप चीटिंग करके इसको बना सकते हो। बच्चे कह रहे हैं हम चीटिंग करते नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। और साथ ही साथ होमवर्क में जाएंगी क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 29। ये है पेज नंबर 5.20। अब बचे हुए टाइम में मैं इनमें से जितनी क्वेश्चंस करवा सकता हूं वो करवा दूंगा, और बाकी जो बच जाएंगे वो सारे होमवर्क जाएंगे। ठीक है सर, तो मैं नीचे से चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 नीचे चलना शुरू करूंगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि नीचे के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो मैंने कहा चलिए नीचे वाले ले लेते हैं। यहां लिखा है ऑन 31 मार्च टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 2 लाख रुपीज एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। तो 2 लाख के एसेट है, 6,000 की लाइबिलिटीज हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 and withdrawn 12,000 for personal use. He made a profit of 20,000 during the year. Calculate capital as on 1st April 2014. अब बेटे ये वाला क्वेश्चन उल्टा चल रहा है। कह रहा है कि क्लोजिंग मैं बता रहा हूं, ओपनिंग आप बताना। अभी मैंने क्या किया था, ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग निकाला था। अब उल्टा चलना है। हमने कहा कोई बात नहीं, उल्टा चल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो निकालूंगा क्लोजिंग कैपिटल क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, टी
एस गरेवाल, पेज नंबर 5.20। आइए जी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, और मुझे निकालनी है कैपिटल की वैल्यू ऑन 31 मार्च 2015 को। उस दिन टोटल एसेट्स दिए गए हैं 2 लाख रुपीस के और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी गई हैं 6,000 रुपीस की, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,94,000। अब एक साल पहले की कैपिटल निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? जो इक्वेशन याद हो वो इक्वेशन लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर ये इक्वेशन याद है तो भाई इस इक्वेशन को लिख लो। इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। या बच्चा कहता है कि सर मैं बार बार रटने की बजाय मैंने प्रॉफिट की इक्वेशन रट रखी है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल। ये दोनों ना एक ही इक्वेशन होती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी इक्वेशन लेनी है वो इक्वेशन ले लो और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। बच्चा कहता है कि सर मैंने ये याद किया, तो मैंने कहा चलो मैं ये लगा देता हूं। जिन्होंने कहा सर हमने ये लगानी है, मैंने कहा वो ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000 एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे पता थी 1,94,000 थी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोड्यूस किया 20,000, विड्रॉ किया 12,000, तो ये 12,000 और ये 20,000। सॉरी, ओपनिंग कैपिटल तो मुझे पता लगानी थी ना। एडिशनल कैपिटल मुझे गिवन है 20,000 और प्रॉफिट मुझे गिवन है 20,000। तो आइए इसको सॉल्व कर दें। ओपनिंग कैपिटल को हम यहां पर ले आते हैं तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने लिखा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, इसे मैं यहां ले आया तो इसके आगे जो माइनस था वो यहां आके पॉजिटिव हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो इन दोनों को ऐड करने से हो गया 2,06,000 माइनस 20,000 और ये वाला प्लस प्रॉफिट जो था ये वहां जाने से माइनस हो गया, माइनस 20,000। ये प्रॉफिट वाला है और ये एडिशनल कैपिटल का है। ये दोनों की फिगर सेम है, घबराना नहीं। तो यानी 2,06,000 में से 40,000 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब मेरी ओपनिंग कैपिटल हो गई 1,66,000 और ओपनिंग कैपिटल का मतलब है 1/4/2014 की कैपिटल हो गई 1,66,000। अब बेटे आप क्वेश्चन नंबर 28 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 28, इसी से पहले वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014
with a capital of 25,000 at a loan and a loan of rupees 12,500 borrowed from Sham. ठीक है. During 14-15 he had introduced additional capital of 12,500 and had withdrawn 7,500 for personal use. On 31st March his assets were 75,000. तो क्लोजिंग एसेट्स दिए हुए हैं. फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर 14-15. तो बेटे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया. और रेदर ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी अभी किया था. हाँ, ये तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 हो गया, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 14. तो ये तो होमवर्क चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28 इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 14. तो ये तो आप अपने आप करेंगे. हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27. पेज नंबर 5.20. Mohan started a business on 1st April 2014 with a capital of 10,000. Mohan started a business on 1st April 2014 with capital of 10,000 and borrowed 3,000 from a friend. He earned a profit of 5,000 during the year ended 31st of March 2013. अच्छा, ये यहां पर 2015 करना होगा. He earned a profit of 5,000 during the year ended 31st March 2015 and withdrew cash 4,000 for private use. तो प्रॉफिट दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल पूछी गई है, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन थी. तो बहुत सिंपल हो गया. आपसे पूछी गई है क्लोजिंग कैपिटल. तो अब क्लोजिंग कैपिटल मुझे ओपनिंग कैपिटल से निकालनी होगी, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट गिवन है. तो मैं वो इक्वेशन लिखूंगा कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स. एडिशनल कैपिटल दी नहीं हुई, अगर दी होती तो वो मैं ऐड कर लेता, वो मुझे दी नहीं है. तो ओपनिंग कैपिटल थी क्वेश्चन में 10,000, प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे 5,000, विड्रॉ किया है उसने 4,000, एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल हो गई 11,000. तो बहुत सिंपल हो गया. और ये हो गया 27th का ए पार्ट. आइए जी 27th का बी पार्ट पढ़ते हैं. 27th बी पार्ट. Mahesh started a business with capital of 15,000 on 1st April 2014. During the year he made a profit of 3,000. तो बेटे ओपनिंग कैपिटल में मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल हो गई 18,000. हाँ, अगर कोई ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं दी तो 18,000 हो गई. 15,000 से बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट हुआ 3,000 का, तो कैपिटल हो गई 18,000. ही ओज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स. तो ये हो गए क्रेडिटर्स. तो व्हाट इज टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑन 31st मार्च 2015? लीजिए, बहुत सिंपल है. बी पार्ट. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट. क्योंकि क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग्स दी है ना एडिशनल कैपिटल दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल थी 15,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 3,000, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई मेरे पास 18,000. तो एसेट्स इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही फिगर दी हुई है मुझे, क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग कैपिटल है मेरे पास 18,000 और मेरे पास क्रेडिटर्स कितने थे, क्रेडिटर्स दिए थे 2500 के। तो इसका मतलब हमारे पास एसेट्स हो गए 20,500 के। चलिए जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। बच्चे कह रहे हैं सारे क्वेश्चन सर आप ही करवा देंगे। अब मैंने कहा आप कह रहे हो सारे आप ही करवा दो, जितने हो सकते हैं उतने कर लेते हैं। A had a capital of 75,000 on 1st April 2015. तो 1st अप्रैल 2015 को हमारे पास कैपिटल है 75,000, गुड्स हैं 15,000। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, और स्टॉक इज अ काइंड ऑफ एसेट which he purchased on credit and the payment had not been made। यानी इसकी अगर पेमेंट नहीं दी है तो मेरे पास लाइबिलिटी भी है 15,000 की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। तो देखो जी ये तो बहुत सिंपल हो गया। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल मुझे दी गई है 75,000 और लाइबिलिटी मेरे पास क्रेडिटर्स की है। वो कहता है हमने गुड्स खरीदे हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं दी, तो इसकी पेमेंट अभी देनी है, तो ये मेरे हो जाएंगे क्रेडिटर्स 15,000। इसका मतलब टोटल एसेट्स हो गए मेरे पास 90,000, और ये जो स्टॉक है ये इसी का पार्ट है। यानी मेरे पास 90,000 में से स्टॉक 15,000 का है, बाकी 75,000 के मेरे पास अदर एसेट्स भी हैं। तो क्वेश्चन ने मुझसे एसेट्स मांगे थे, मेरा काम कंप्लीट हो गया। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। अच्छा जी। एंड विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज, फाइंड आउट हिज कैपिटल। अच्छा जी, अब क्लोजिंग कैपिटल। वैसे तो क्वेश्चन 1 साल का होता है लेकिन उसने हमें 1 month का कहा है, तो भाई हम 1 month का ही सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा वही सॉल्व करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस, इसमें हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो भाई प्लस की जगह माइनस, कैपिटल कम हो जाएगी लॉस की वजह से और कैपिटल कम हो जाएगी ड्रॉइंग्स की वजह से। तो ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी थी 75,000, मुझे लॉस हुआ 1700 का और ड्रॉइंग्स हुई 800 की। तो ये 2500 कम कर दिया, तो ये मेरे हो गए 72,500। अब देखो 1 महीने के बाद एसेट्स हो जाएंगे कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, इन दोनों को जोड़ दूंगा। अब कैपिटल तो हो गई 72,500 और क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो ये हो गया 15,000। तो यानी कि हमारे पास एसेट्स हो गए 87,500 के। चलिए बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखिए। मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे और फिर आपकी जो क्वेरीज होंगी उसको देखेंगे, नहीं तो हम लोग नए चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। टाटा बाय बाय। बनाते रहो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा।